नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल की पॉलिटी के क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक कैबिनेट सभा और माउंटबेटन योजना के बारे में, और पीछे 2-3 वीडियो में हमने संवैधानिक विकास बताया कि कैसे कैसे अधिनियम आए और उनके आधार पर हमारी संविधान की नींव पड़ती है। तो संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का गठन किस तरह होता है, क्या क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो सभा किससे बनेगी? भारतीयों से। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी औपचारिक रूप से इसकी मांग की, और उसके बाद इसकी जो अनौपचारिक मांग होती है, इसकी सर्वप्रथम इसका जो विचार आया वो किसने दिया? वो दिया सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा गठित करने का एक विचार दिया, जिसे आधिकारिक रूप से 1938 में नेहरू जी ने कहा कि ये वयस्क मताधिकार पर इसका चुनाव किया जाएगा। किसका चुनाव किया जाएगा? संविधान सभा का। पहले क्या हुआ? एम.एन. रॉय ने 1934 में इसका विचार दिया, और 1938 में नेहरू ने क्या कहा कि इसका जो चुनाव किया जाएगा वो किस आधार पे किया जाएगा? वयस्क मताधिकार पे। 1935 में डेट छोड़ दिया। 1935 में इसकी आधिकारिक मांग की गई। आधिकारिक मांग कब की गई? 1934 में। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सिर्फ एक विचार दिया था। 1935 में इसकी आधिकारिक मांग की गई। इसके बाद जगह जगह से चुनाव हुए। टोटल कितने सदस्य चुने गए थे? 389। और जो जब लास्ट में सिग्नेचर होते हैं वो 284 के होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग और कुछ लोग इससे हट गए थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, और इन्होंने अपना अलग संविधान बनाने की बात कही थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा स्वीकार ही नहीं की थी। पहले लिए गए थे पर उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो जो पहले ही दिन बैठक हुई थी उसमें ही केवल 211 और कहीं कहीं 207 लिखा रहता है सदस्यों ने भाग लिया था। संपूर्ण सदस्य नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की, पहले तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, पर उन्होंने कहा था कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त को वो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, और इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था संविधान सभा को। बाद में जब माउंटबेटन आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जब ये नहीं चल पाता तो पाकिस्तान की घोषणा कर दी जाती है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है। आप मुख्य रूप से 3 डेट याद रखिएगा। चुनाव भी ध्यान रखिएगा कि चुनाव वयस्क मताधिकार पर तो है, चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार पर है, पर कुछ लोगों का नामांकन हुआ है, मतलब मनोनीत हुए हैं, कुछ का निर्वाचन हुआ है, और ये अप्रत्यक्ष है। पीटी में प्रश्न पूछा जाता है तो वयस्क मताधिकार होने के कारण लोग गड़बड़ कर देते हैं और प्रत्यक्ष मताधिकार लिख देते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ था, और इसमें भले मुस्लिम लीग ने इससे इस्तीफा दे दिया था, मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें सब जातियां सम्मिलित थी। इसमें हिंदू थे, इसमें मुस्लिम थे, इसमें सिख थे, ईसाई थे,
अन्य जातियां भी थी, अन्य जातियां भी थी, सबका प्रतिनिधित्व था और यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व, महिलाओं की भी भागीदारी थी। तो भले मुस्लिम अलग हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं की या सिर्फ कांग्रेस की संविधान सभा थी। इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। आइए देखते हैं कि पहली बैठक जो होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें एक अस्थायी रूप से, तब चुनाव नहीं हो पाता, अस्थायी रूप से जो इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, वो चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और सोचते हैं वहां पे जो संविधान सभा के जो दिग्गज लोग हैं, उन्होंने सोचा होगा कि कुछ दिन ये अस्थायी रूप से करेंगे, उसके बाद हम स्थायी कोई ना कोई अध्यक्ष चुन लेंगे और वो फिर कार्य करेगा। लेकिन इनकी तबीयत कुछ खराब हुई और एक ही दिन में, ये 9 तारीख को चुने गए, 10 को ये निर्णय लिया गया कि फिर स्थायी अध्यक्ष चुनने का। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के थे और इन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है। एक बात और देखिएगा कि इसमें सभी बड़े दिग्गज नेता शामिल थे, सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी, सिवाय गांधी जी को छोड़कर। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जो इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सब संविधान सभा में सब बड़े नेता शामिल हुए थे और एक ये बड़ी सभा थी। इसके बाद 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, पर इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। इसमें सभी लोग उपस्थित नहीं थे, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सारे लोग आ जाए तब इस पर विचार किया जाए। और फिर विचार होने के बाद 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जो जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और ये क्या बनी? संविधान की प्रस्तावना। क्या बनी? संविधान की प्रस्तावना बनी। ये 22 जनवरी को हो गया। संविधान को टोटल टाइम लगा 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है। टोटल इसमें 11 सत्र होते हैं और एक आखिरी बैठक मिला के इसे 12 मान लिया जाता है। आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। संविधान बन कब जाता है? ये बनता है 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें टोटल समय कितना लगा? संविधान को बनने में टोटल समय लगा है 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना लंबा समय लगा, लगभग 3 साल कह सकते हो।
लगभग 3 साल में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। ये इतना लंबा समय इसे लिखने में लगा और इसकी जो मूल प्रति है वो आज भी हमारी संसद में रखी हुई है। इसको इटालियन स्टाइल में लिखा गया था। कैसे लिखा गया था? इटालियन स्टाइल। और किसने लिखा था ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इसे लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति B.R. अम्बेडकर और B.N. राव, दोनों पर बात करते हैं। आज ये कहा भी जाता है कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तो लोग इस पर वाद विवाद भी करते हैं, लेकिन कभी भी वाद विवाद करने से पहले पूरा ज्ञान ले लो, पूरी तर्क की शक्ति ले लो, उचित तर्क, कुतर्क के आधार पर मत बोलना। B.N. राव और अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, ये थे संवैधानिक सलाहकार। और ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इनको मिला के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यानी कि अम्बेडकर जी और प्लस 6। B.N. राव बहुत योग्य व्यक्ति थे और B.N. राव ने कहा कि अम्बेडकर जी को लेके आइए। अम्बेडकर जी बहुत इम्पोर्टेंट है, अम्बेडकर जी का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये हमारा भारत है, यहाँ आपका पाकिस्तान है, और ये जो बांग्लादेश था, जो हमारा पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, बंटवारे के बाद ये क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और जो अम्बेडकर जी है वो यहीं की सीट से चुन के आए थे संविधान सभा में। तो होता क्या है कि जब वो यहाँ से चुन के आए संविधान सभा में, और जब ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो इनके पास तो कोई सीट ही नहीं रही चुनने की। और B.N. राव ने कहा कि किसी भी तरह अम्बेडकर जी को लेके आइए, उनके बिना ये सही संविधान बनना संभव नहीं है। वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो अकेले ही बहुत कुछ कहेंगे। और कहा जाता है कि 200 जो आर्टिकल है उन पे भाषण अकेले भीमराव अम्बेडकर ने दिया था और बाकी पे सब ने। तो पूर्वी पाकिस्तान से, फिर यहाँ मुंबई से अयंगर जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ से अम्बेडकर जी को लड़ा के वापस लाया गया। तो आप सोचिए कि आज हम बहस कर जाते हैं अम्बेडकर जी पर, कभी गांधी जी पर, कभी किसी पर। सोचिएगा उस समय कितना लोगों, जो नेहरू थे या और लोग थे जो संविधान सभा के लोग थे, उन लोगों ने अम्बेडकर जी को कितना महत्वपूर्ण पाया होगा कि उनकी सीट जाने के बाद उनकी सीट की व्यवस्था करके बम्बई से उन्हें वापस संविधान सभा में लाया गया। वो बहुत योग्य व्यक्ति थे। उनका कोटेशन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा आप जितना लेंगे, आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना ही बोल पाएंगे। उथली बातों से, फेसबुक की बातों से, व्हाट्सएप की बातों से कभी भी किसी चीज का वो ना कीजिए। इस समय का जो दौर चल रहा है कोरोना का, आप सोचिए कि इस समय अस्पतालों में अगर जात पात धर्म देखकर इलाज होने लगे, या जात पात धर्म देखकर अगर हो रहा है, तो वो कितना गलत साबित हो रहा है। किसी की जब जान जाती है तो वो किसी के घर का चिराग होता है। जान या बीमारी किसी की जात पात देखकर नहीं आती। चंद्रगुप्त नाटक जो बिहार PCS के सिलेबस में है जयशंकर प्रसाद का, उसमें चाणक्य कहते हैं कि जो यवन है वो हिंदू और बौद्ध का भेद नहीं करेंगे, मतलब वो दोनों पे आक्रमण करेंगे। वही स्थिति है कि जात पात देखकर कोई भी दुश्मन हम पर वार नहीं करेगा। तो हमारी विभिन्नता में
विविधता में ही एकता हमारे देश की पहचान है। तो हम विविध संस्कृतियों से जुड़कर एक बड़ी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वो बनाते हैं। तो हमें अपने अंदर की एकता नहीं मिटानी चाहिए और किसी के बहकावे में, राजनीति में, नेताओं के चक्कर में हमें अपने मूल संस्कार नहीं भूलना चाहिए। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और ये BN राव जो थे वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जो इसमें जो मोहर लगी थी, जो मोहर थी, उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक हाथी था। संविधान में जो मोहर लगाई गई थी उसका प्रतीक क्या था? हाथी था। और ये 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं उस पे, संविधान पर। ये संविधान सभा थी और संविधान हमारा इस तरह निर्माण हुआ। इस पर अगर कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम संविधान की जो विशेषताएं हैं उसकी जो आलोचना है उन पर बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।